सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंट्स के बेसिक्स। अकाउंट्स के बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए जो अपना कॉमर्स स्ट्रीम लेके बैठा है, यानी कि जिसके पास अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है और उसको वो पढ़ना है। अकाउंट्स क्योंकि एक नया सब्जेक्ट होता है, आपने 10th से पहले कभी भी अकाउंट्स को नहीं पढ़ा हुआ होता है। 10th के बाद ही आप पढ़ते हो, 11th क्लास में अकाउंट्स आपके साथ इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर आपको उसको अच्छे से कवर अप करना है तो आपको अकाउंट्स के बेसिक्स आने जरूरी है। अगर आपको अकाउंट्स के बेसिक्स समझ में नहीं आएंगे, आप उनको ठीक से नहीं कैच कर पाओगे, तो आपको क्वेश्चंस करने में प्लस आपको उसको समझने में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अकाउंट्स के बेसिक्स को अच्छे से करके चलो। अब अकाउंट्स के बेसिक्स जरूरी नहीं है सिर्फ 11th क्लास में ही बच्चों को पढ़ना पड़ता है, आप 12th में भी पढ़ सकते हो और आप कॉलेज लेवल पे भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस छोड़कर कॉमर्स में आते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि उन्होंने 11th क्लास में बेसिक्स को नहीं कवर अप किया हुआ होता है। तो वो बच्चे भी इस अकाउंट्स की वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनके बेसिक्स को वो अच्छे से कवर अप कर पाए। फिर वो क्वेश्चंस को करेंगे तो उनको समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगे और उनको दिक्कत भी नहीं होगी, उनको सारी चीजों के मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होती है? मैंने बहुत बार वीडियोस में यूज किया है एसेट एसेट एसेट। अब एसेट होती क्या है? एसेट्स, आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपको जो भी दिखता है वो सारी चीजें एसेट्स में ही काउंट होती हैं। बिजनेस के जो भी सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि आप कंपनी में जाते हो तो आपको टेबल दिख रही है, चेयर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, फैन, एसी वगैरह दिख रहा है, ये सारी चीजें एसेट्स में ही काउंट होती हैं। उनका बैलेंस होता है, उनके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो, उनका कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है, मतलब कैश में जो बैलेंस होता है वो, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं वो भी उनका बैलेंस होता है, वो भी उनके एसेट्स में ही काउंट होता है। प्लस उनका नाम, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, ये सारी चीजों का जो नाम है, ये नाम ही काफी है किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही फेमस है। अब उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो अकाउंट्स में हम लोग उसको यूज करते हैं गुडविल के टर्म से, यानी कि अगर किसी की गुडविल अच्छी है मतलब उस बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है, तो वो भी एक बिजनेस की एसेट में ही होता है। भले वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो भी हमारे को एसेट्स में ही काउंट करनी होती है। अब हम देख लेते हैं कि एसेट्स का वैसे मीनिंग होता क्या है। एसेट्स होती हैं प्रॉपर्टीज जो कि बिजनेस एंटरप्राइज ने ओन की हुई होती हैं, बिजनेस एंटरप्राइज के नाम पे होती हैं, खरीदी हुई होती हैं उसने। और इसके अलावा ये एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि इनसे बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि एसेट्स के क्लासिफिकेशन की तरफ, कि एसेट्स कितने टाइप की हो सकती है। एसेट्स बहुत सारी वैरायटी की हो सकती है। आइए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन दो कैटेगरीज है हमारी, वो है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि बिजनेस यूज करता है ताकि उनको वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सके, मतलब उनसे सामान जल्दी से अपना सामान बेच दिया और कैश में जल्दी कन्वर्ट कर लिया। अब वो सामान अलग अलग तरीके का हो सकता है। कैसे? पहला है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं पे भी पैसा लगाया हुआ है अपना, जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस मिल जाएगा। वो छोटे पीरियड के लिए आपने की है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो हो गई हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। ये हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होता है, क्योंकि आप जैसे ही वो आपकी मैच्योरिटी पीरियड आएगा उसका, आपको वो कैश अमाउंट मिल जाएगा, या तो आपके बैंक में आ जाएगा या फिर वो कैश रिलीज हो जाएगा। वो जनरली आज के डेट पे सब डिजिटल है तो बैंक अकाउंट में ही आ जाता है। इसके बाद है हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है? एग्जाम्पल लेते हैं एक दुकान वाले का। एक दुकान वाला क्या करता है, उसकी दुकान में बहुत सारा सामान होता है जो उसको बेचना होता है, वो उस सामान को बेच के ही पैसे कमाता है। तो वो जो दुकान में सामान रखा हुआ है, हम उसी की बात कर रहे हैं, वो ही उसका इन्वेंट्री है, यानी कि इसे हम स्टॉक भी बोलते हैं, जो कि उसका सामान है जिसका वो ट्रेड करता है या फिर जिसका वो बिजनेस करता है, उसको खरीदता है, बेचता है और उससे वो पैसा कमाता है। तो वो जो सामान होता है वो इन्वेंट्री के अंदर आता है और बिजनेस एंटरप्राइज उसको बेच के पैसा कन्वर्ट कर लेते हैं कैश के अंदर, तो वो भी हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। इसके बाद है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब इनसे हमें पैसे मिलने होते हैं। मतलब क्या? जैसे कि हम सेम दुकान वाले का ही एग्जांपल लेते हैं। हमने दुकान वाले से सामान लिया, लेकिन हमने कैश में नहीं लिया, हमने उससे उधार पे लिया, तो हम उसके ट्रेड रिसीवेबल हो गए। मतलब कि हमने उधार पे सामान ले लिया है, अब हमको कभी ना कभी तो उसको पैसे वापस करने होंगे ना। अब वो डिपेंड करता है कि उस दुकान वाले ने हमको कितने टाइम के लिए उधार दिया है, हमें कुछ दिनों के अंदर देना है, कुछ महीनों के अंदर देना है,
तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपना सामान उधार पे भी बेचती हैं ताकि उनकी सेल बढ़ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी लोग कैश पे अफोर्ड कर सके। आप क्रेडिट कार्ड से भी तो सामान लेते हैं, तो वो क्या हो गया, सेल को एक्सपैंड करने का तरीका ही तो हो गया, सेल बढ़ गई उससे उनकी। अब अगर आप सामान उधार पे लेते हो और फिर उसके बाद में पैसे देते हो तो आप ट्रेड रिसीवेबल के अंदर काउंट होते हो। अब जो ट्रेड रिसीवेबल है उसकी भी दो कैटेगरीज है, एक है डेटर्स और एक है बिल रिसीवेबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो डेटर्स होते हैं इसका मतलब ये है कि आपने किसी को सामान उधार बेचा और उस इंसान ने आपको बोला कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा इतने टाइम में, वो आपका डेटर में काउंट होगा। और जो बिल रिसीवेबल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने उसको सामान दिया तो वो एक आपको बिल साइन करके देता है कि ठीक है मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं या इतना सामान लिया है इतने पैसे का, और मैं इतने टाइम के बाद आपको वापस कर दूंगा। उसमें डेट मेंशन होती है और उसका साइन भी होता है। तो वो हो गया हमारा बिल रिसीवेबल। तो ये दोनों हमारे बिजनेस में होता है, अपने सेल को एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करते हैं। इसके बाद आया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप इसको आसानी से समझ सकते हो, आपको कैश का बैलेंस समझ लो, आपका बैंक का बैलेंस समझ लो, और जो भी आपके छोटे मोटे डिपॉजिट्स हैं जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब क्या कि आपने किसी को छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए किसी को एडवांस दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है कि ठीक है अभी तुम मेरे से इतने पैसे ले ले, बाद में मेरे को दे दियो। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं और वो आपको कुछ टाइम के बाद वापस कर देगा। नेक्स्ट है हमारा अदर करंट एसेट्स। अगर कोई भी एसेट हमारी इसके अलावा बच जाती है जो इन सभी कैटेगरीज के अंदर नहीं आई है तो वो हमारी अदर करंट एसेट्स के अंदर आ जाती है। तो ये तो हमारी करंट एसेट्स हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? ये वो एसेट्स होती हैं कि जो बिजनेस इन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदता है, वो चाहता है कि इन एसेट्स को यूज करने से उसके बिजनेस में एक्सपेंड हो, यानी कि उसका बिजनेस एक्सपेंड करे, फ्लरिश करे, उसका स्केल बढ़े। तो वो इन सब चीजों को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज करता है। ये कौन सी चीज होती है? जैसे आप मशीन यूज करते हो, आपने स्पेस ले लिया, बिल्डिंग वगैरह ले ली, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। अब एक एक करके इनको भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब सबसे पहले फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कि बिजनेस ने खरीदी हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, उसे बेचने के लिए उन्होंने नहीं खरीदा है। जो फिक्स एसेट्स होती हैं उसकी दो कैटेगरीज होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या? जो हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, किसी के पास फर्नीचर पड़ा है वो आपको दिखाई देता है, आपके पास कोई मशीन है वो आपको दिखाई देती है, तो ये क्या हो गए? टेंजिबल एसेट्स हो गए। आपके पास कंप्यूटर है वो आपको दिखाई दे रहा है, बिजनेस में कंप्यूटर है, लैपटॉप भी यूज होते हैं, वो भी हमारे टेंजिबल एसेट्स में आ गए। इसके अलावा इनटेंजिबल एसेट्स क्या हुई? हमारी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो हमें नहीं दिखाई देती है, क्या? रेपुटेशन, किसी बिजनेस की गुडविल हमें वो दिखाई नहीं देती है लेकिन उसकी वैल्यू तो बहुत होती है। भाई आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, आपने एक वेल नोन कंपनी है उसका आपने सामान लिया और एक कंपनी है जिसका आपको नाम तक नहीं पता, आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे? जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसका नाम सब लोगों ने जाना हुआ है, उसी को तो आप ट्रस्ट करना पसंद करोगे। जिसका आप नए नाम जानते हो आप उसको जल्दी से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो जो नाम होता है, जो रेपुटेशन होती है या जो गुडविल होती है, वो भी बहुत मैटर करती है और उसकी भी बहुत वैल्यू होती है, तो उसे हम काउंट करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। इसके बाद है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या कि मान लीजिए कि आपने कोई काम कर रहे हो जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब मतलब क्या है इस चीज का? जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, अब बिल्डिंग जरूरी तो नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर बन जाए, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उससे बहुत ज्यादा वर्क क्रिएट हो जाएगी ना। तो ये उसी की बात कर रहा है कि आपको कोई भी काम ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ही बड़े स्केल पे चल रहा है और आपको एक ह्यूज एसेट क्रिएट करके देगा, तो वो हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये क्या होती हैं? जैसे कि कोई भी कंपनी रिसर्च कर रही है किसी चीज के ऊपर, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर, किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही है और वो फिजिबल है, मतलब उसके आउटकम अच्छे हैं और वो अच्छी चलेगी हमारे मार्केट में, और अभी उसका काम लेकिन डेवलपमेंट में है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, अभी सिर्फ रनिंग में चल रही है, तो उसको भी हम काउंट करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मतलब कि कोई इंटेंजिबल एसेट्स, कोई ऐसी चीज क्रिएट हो रही है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन जिसकी वैल्यू होगी।
ये उसकी बात करता है। अब इसके बाद हमारा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए की हुई है। कोई भी आप फिक्स डिपॉजिट ले लो, 5 साल 10 साल, कोई भी ऐसा अमाउंट हो सकता है। कहीं पे आपने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, बॉन्ड्स में की हुई है, म्यूचुअल फंड्स में की हुई है, कहीं भी आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें से किसी में भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन वो पीरियड क्या है, 1 साल से ज्यादा का है, तो वो हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। अब हम आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स के ऊपर। मतलब क्या कि हर जो कंपनी पैसा कमाती है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो कंपनी होती है उन्हें एडवांस में टैक्स देना होता है, तो उन्होंने क्या किया, जितने उनकी टैक्स की पेमेंट बनती थी उन्होंने उससे ज्यादा गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। तो मान लीजिए आपको 10 लाख रुपीज का टैक्स देना था, लेकिन आपने गलती से 11 लाख रुपीज का गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो 1 लाख रुपीज गवर्नमेंट आपको वापस करेगी, तो वो आपकी हो जाएगी डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। आपने टैक्स एडवांस में दे दिया था, आपने टैक्स एक्स्ट्रा दे दिया था, तो आपको गवर्नमेंट पैसे वापस करेगी, तो वो भी हमारी एसेट में ही काउंट होता है। इसके बाद आया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये भी हमारे इसकी तरह ही है, बस हमारा पीरियड बढ़ जाएगा। आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है या किसी को आपने लोन दिया हुआ है, लेकिन उसका पीरियड क्या है, आपने 1 साल से ज्यादा के लिए दिया हुआ है, आपका टर्म बढ़ गया, इसलिए वो हो गया हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांस में। इसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या कि जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है वो हमारी अदर करंट एसेट्स में आ जाएगी। ये हमारे एसेट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके अलावा हमारा एक और क्लासिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा क्या है, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, फेक एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स ही नहीं होती हैं, ना वो टेंजिबल एसेट होती है ना वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स का पार्ट ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको हमने एसेट्स के अंदर ही डाला हुआ है। क्यों, ये एक ऐसी चीजें होती हैं, आपने कोई बहुत अमाउंट का एक्सपेंस कर दिया, ज्यादा बड़े अमाउंट का कर दिया जिससे आपको बेनिफिट होता रहेगा, तो वो बेनिफिट क्योंकि आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अकाउंट्स में क्या किया जाता है, उसको 1 साल के अंदर नहीं दिखाते, 1 साल से ज्यादा पीरियड में उस एक्सपेंस को डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली, तो उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्योंकि वो एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया और उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा के लिए रहने वाला है और हमको उसको राइट ऑफ करना है। अगर हम सारा का सारा एक्सपेंस एक ही बार में अकाउंट में दिखा देंगे तो हमारी पोजीशन बहुत नेगेटिव में आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं शो होगा, क्या प्रॉफिट क्या पता लॉस में ही कन्वर्ट हो जाए, एक्सपेंस इतना ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कंपनी, वो उस एक्सपेंस को 1 से ज्यादा पीरियड में डिवाइड कर देते हैं इक्वली, ताकि वो लोग आराम से अपने बिजनेस को दिखा पाए कि हाँ पोजीशन इतनी खराब नहीं है, वो हमने एक्सपेंस किया है डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का, इस वजह से वो हमने दिखाया है इसके अंदर। तो ये फिक्टिशियस एसेट का कॉन्सेप्ट होता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है तो अगर उसने डिस्काउंट पे दिया है या फिर उसको लॉस हो गया है उस पर, तो वो अब इन सारी चीजें टर्म्स थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, तो हम इनके बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अब बस इतना समझ लीजिए कि मेनली कैटेगरीज होती हैं और इनके अंदर ये होता है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज के टाइप। अब लायबिलिटीज के टाइप जानने से पहले हम जानते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब बस इतना समझिए कि आपने अगर उधार लिया हुआ है किसी से भी तो वो लायबिलिटी हो जाती है, मतलब अमाउंट पेबल, आपको वो अमाउंट देना है। आपने किसी से अमाउंट उधार लिया था, किसी से पैसे उधार लिए थे, अब आपको वो वापस करने होंगे, तो वो हमारी लायबिलिटी में काउंट होता है। अब जो लायबिलिटी है वो किसी से भी ली जा सकती है, चाहे तो आप इंडिविजुअल इंसान से ले सकते हो, किसी भी इंसान से ले लिया आपने, चाहे आप बैंक से ले सकते हो, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, आप किसी भी तरीके के फॉर्म में ले सकते हो उधार, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो लायबिलिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला तो हो गया इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है जो ओनर ने ही बिजनेस को उधार दे रखे हैं अपने पैसे, वो एक इंटरनल लायबिलिटी में आता है। दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो पैसे बिजनेस ने आउटसाइडर से लिए हुए, मतलब बाहर वाले इंसान से लिए हुए हैं, वो हमारा होता है आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि बाहर के पैसे बाहर के लोगों से हम उधार ले रहे हैं, तो वो 2 और बड़ी कैटेगरीज में बढ़ जाती है, जो कि है एक तो करंट लायबिलिटीज और एक है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब जैसे कि करंट एसेट्स होती हैं, यानी कि करंट एसेट्स मतलब क्या, 1 साल के अंदर अंदर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका, ऐसे ही करंट लायबिलिटीज का भी 1 साल के अंदर अंदर वाला कॉन्सेप्ट
होता है। मतलब कि वो उधार जो आपको 1 साल के अंदर अंदर चुका देना है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। अब देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब आपने किसी से उधार लिया है, वो भी थोड़े पीरियड के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल के अंदर अंदर के लिए आपने किसी से भी उधार लिया है, तो वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब थोड़े पीरियड के लिए आपने, 1 साल से कम के पीरियड के लिए आपने किसी से उधार मांगा हुआ है, वो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या कि जैसे आप ट्रेड रिसीवेबल्स देखा था आपने एसेट्स के अंदर कि आपने अपना सामान किसी को उधार पे दे दिया और वो इंसान अब पैसे आपको देगा, वो ट्रेड रिसीवेबल थे। अब ट्रेड पेबल मतलब क्या कि आपने किसी से सामान उधार ले लिया, अब जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ दोगे ही दोगे, आप उधार ले भी तो सकते हो। तो अगर आपने सामान उधार लिया है तो वो हो गया ट्रेड पेबल्स में। अब ट्रेड पेबल्स भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक तो होता है क्रेडिटर्स और एक होता है बिल्स पेबल। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बिल्कुल डेटर्स के अपोजिट होते हैं, जिनसे आपने सामान उधार लिया हुआ होता है वो हो गए आपके क्रेडिटर्स। और अगर उसी सामान के बदले आपने एक बिल साइन करके दे दिया कि हाँ मैंने या मेरी कंपनी ने इतना अमाउंट का सामान लिया हुआ है और मैं इतने पीरियड के अंदर, इतने टाइम के अंदर आपको पैसे वापस दे दूंगा, साइन करके दे दिया, तो वो आपका हो गया बिल्स पेबल। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है अदर करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा और भी जो कोई करंट लायबिलिटी होगी जो इन दोनों के अंदर नहीं आ रही है, वो हमारी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। इसके अलावा हमारे आ गए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब छोटे टाइम के लिए जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर्स हम बनाते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में होता है। इसके बारे में हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब ये हमारे करंट लायबिलिटीज के पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो बिजनेस ने 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे पीरियड के लिए उधार लिए हुए होते हैं। अब उसके बारे में हम देखते हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटी है, सबसे पहला हो गया नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब बिजनेस ने उधार लिया है लंबे पीरियड के लिए, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। जैसे आप घर में अगर आपको कार लेनी होती है या होम लोन लेना होता है तो 1 साल के अंदर तो चुकता नहीं करते हैं ना, वो लंबे पीरियड के लिए होता है। ऐसे ही बिजनेस को अगर अपने बिजनेस करने के लिए लंबे टाइम के लिए किसी से उधार लेते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है। इसके बाद है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। ये क्या है? जैसे हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट में था, वैसे ही लायबिलिटी वाला क्या होता है कि आपको जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स में देना था उससे आपने कम दिया है, यानी कि आपको और पैसा देना बाकी है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। आपको देना बाकी है, जो जहां पे आपका आ गया देना बाकी है, मतलब कि वो आपकी लायबिलिटी का पार्ट हो गया। तो आपने जो भी टैक्स दिया होगा वो पूरा अमाउंट का नहीं है, जितना आपका बनता है आपने उतना नहीं दिया है, आपको और देना बाकी है, इसीलिए वो आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का पार्ट हो जाता है। वो हमारा ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा और भी जो इन दोनों के अंदर लायबिलिटीज नहीं आ रही हैं, वो हमारी अदर के अंदर आ जाती है। और लास्ट पॉइंट हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो भी प्रोविजन बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बनाता है, लंबे टाइम के लिए बनाता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में काउंट होता है। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो लंबे पीरियड के लिए होता है। अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। किसी भी चीज को आप जब इस्तेमाल करते हो तो उस चीज की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। आई होप मैं आपको ये चीज समझाने में कामयाब रही होंगी। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।